सत्र में सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि 10 मिनट में अपनी बात कहें, और 10 मिनट का मतलब 10 ही मिनट। मैं ढेर सारी पर्ची बना के लाया हूँ, तो हरभजन सिंह पर बात करने के लिए, और जो लेख है आपके, जो निबंध जो आग्रह किया गया है आपसे निबंध लिखने का, उसमें आपने तमाम बातें कह दी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर नहीं कही होंगी तो उसको हम सब लोग रीराइट करके पूरी तैयारी के साथ एक बार और भेज सकते हैं। प्रदीप जी और अशोक जी आपको जरूर कंसिडर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए 10 मिनट में हम सब लोग इस सत्र को 10-10 मिनट में अपनी अपनी बात इस सत्र में करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हरभजन सिंह जी पर बात करने के लिए बाबू साहब जी। इस सभागार में उपस्थित युवाओं व चिर युवाओं को मेरा नमस्कार। मेरे अलावा चिर युवा कौन है? आप अकेले को मेरे बहुवचन में कहते हैं और आपसे सब प्रेरित भी होते हैं। सर, मैं तो आपसे कहने वाली थी कि मेरे बालों में भी थोड़ी चांदी आने लगी है और आप मुझे युवा में बुलाते हैं। बाल का लेकर क्या बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में न्योता भेजा और मुझे डॉक्टर हरभजन सिंह की कविताओं से गुजरने का मौका मिला। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कला की बाबत मेरे जहन में कुछ बातें चल रही थी और मैं सोच रही थी कि उसको किसी तरह से अभिव्यक्त किया जाए, पर मुझे ऐसी कोई प्रत्यंचा मिल नहीं पा रही थी जिस पर मैं अपने तीर को चढ़ाऊं। इधर जब मैं तीर कह रही हूं तो इसका आशय किसी लक्ष्य को या किसी को लक्ष्य बनाकर बेधने का नहीं है, बल्कि इसे यूं समझा जाए कि यह किसी अदृश्य लक्ष्य को साधने की चेष्टा का स्वाभ्यास है। युवा 2022 का जब मुझे बुलावा आया और डॉक्टर हरभजन सिंह की कविताओं से गुजरने का जब मुझे मौका मिला, तो मुझे लगा कि वह प्रत्यंचा मिल गई। तो पहले 1 मिनट में मैं उस तीर को साधूंगी और उसके बाद मैं डॉक्टर हरभजन सिंह की कविताओं पर बात करूंगी। देखते हैं कि वह तीर किसी दृश्य को स्पर्श कर पाता है या मेरी ही उंगलियों को संघर्ष करता है। डॉक्टर हरभजन सिंह की कविताओं से गुजरते हुए मैं कला के विभिन्न पक्षों पर सतत मनन करती रही, या ऐसा कहना कदाचित अधिक न्यायपूर्ण होगा कि उनकी कविताओं के माध्यम से कला के परतदार पक्ष मेरे समक्ष खुलते रहे। कला शब्द के अनेक स्रोत माने जाते हैं। अभी हाल के ही दिनों में अपने विद्यालय में मैं विद्वान आचार्य से बातचीत कर रही थी। इस दौरान इस शब्द के एक और संभावित स्रोत तक मैं पहुंची, जिसका संबंध संस्कृत के कल शब्द से है। रेखता के शब्दकोश में कल का अर्थ वर्णित है अव्यक्त और अस्पष्ट परंतु मधुर ध्वनि, जैसे नदियों का कलनाद, पक्षियों का कलरव, रमणों का कलकंठ। इस तरह से देखा जाए तो कल शब्द का एक अर्थ बनता है सुख देने वाला। कई प्रचलित शब्दकोश इस अर्थ की पुष्टि करते हैं। इस स्थापना को आधार माने तो कलाकार वह है जो अपनी कृति से औरों को सुख देता है और दूसरों को वही सुख दे सकता है जो अपने ही भीतर सच्चे सुख की बौछारों से कभी तो भीगा हो। क्या नीम का पेड़ कभी मीठे आम दे सकता है? क्या अपने भीतर नकार से भरा हुआ व्यक्ति अपनी रचना से जीवन को सुंदर बना सकता है? कला की इस परिभाषा को यदि हम कसौटी बनाएं तो कितने लोगों को कलाकार कह पाएंगे? मेरी दृष्टि में बहुत ही कम, इतने कम कि उनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकें। कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि आमतौर पर जिन्हें हम कवि या लेखक या कलाकार के रूप में जानते हैं,
उनमें से अधिकांश लोग शिकायत और निंदा से भरे रहते हैं। इस तरह की कविताई में प्रायः रोजनामचा दर्ज करने की कलाकारी या होड़ दिखाई देती है। यद्यपि इस बात में सच्चाई है कि जीवन के कोलाहल के मध्य कला अपना आकार लेती है, किंतु अंततः वह कला प्रेमियों को शांति ही देती है, चाहे वह मनुष्यों की पीड़ा के रिसाव का कारण बन उन्हें भारहीन करे या उनके भीतर आनंद के रस को जगाए। दोनों ही परिस्थितियों में कला सुख का कारक है। और इसके अतिरिक्त उसका औचित्य भी क्या है? जैसे मौन से शब्द मुखरित होता है, निराकार से आकार प्रकट होता है और केओस से सितारे जलते हैं, ठीक वैसे ही जीवन की वैविध्यपूर्ण तरलता से सिक्त मनुष्य के भीतर कला का जन्म होता है। डॉक्टर हरभजन सिंह को पढ़ते हुए जहन में तरह तरह की भावनाओं की हिलोर उठती है और एक प्रगाढ़ सुख और परितोष का जन्म होता है। ऐसा ही धीमा सुख जो एक सच्ची कला को देखने, सुनने और पढ़ने से संभव होता है। उनकी कविताएं कभी हमारे भीतर द्वंद्व तथा तनाव पैदा करती हैं, तो कभी एकाएक हमें और जीवंत करते हुए अस्तित्व के सौंदर्य के प्रति सजग करने की चेष्टा करती रहती हैं। क्या यही कला का उद्देश्य नहीं कि वह आकाश कुसुम के स्वप्न में डूबे मनुष्य को झकझोरे और राह किनारे खिले किसी साधारण फूल के सौंदर्य से उसका परिचय करवा दे? हरभजन की कविता का यह अत्यंत विशिष्ट गुण है कि वे हमसे हमारा सपनीला संसार छीन लेते हैं और उस वास्तविक संसार के बीचों बीच हमें जगाकर लगभग एकाकी छोड़ देते हैं जिसमें अभी हम सोए हुए हैं। अपनी किताब कोई देख रहा है कि भूमिका में हरभजन कहते हैं, खोया हुआ व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। अपनी उपलब्धियों से जुड़े रहना लोभ है, प्रेम नहीं। प्रामाणिक प्रेमी वही होता है जो खोए हुए की खोज में निरंतर जुटा रहता है। कभी कभी मैं अपने इस विश्वास की त्रुटियों पर भी विचार करता हूँ, मगर यह मेरे अस्तित्व का लोक वैदिक आधार है और इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। चूंकि मेरे अंतरंग प्रियजन मेरे मन में निवास करते हैं, इसलिए मैं अधिकतर अपने आप में खोया रहता हूँ। अपने आप से बातें करते करते ही काव्य रचा करता हूँ। कभी कभी मेरे साथ चलता हुआ व्यक्ति तंग आ जाता है, क्योंकि मैं उसकी साकार उपस्थिति से बेखबर अपने मन में बसे निराकार की आवाज सुन रहा होता हूँ। इस वक्तव्य से जुड़ती बुनती कविता की वानगी देखें। उनकी कविता लहू एक तरह का आत्मालाप है, जहाँ वे खोए की खोज को रेखांकित करने में चेष्टा नजर आते हैं। लहू जो बिखर गया मिट्टी पर, वह मिट्टी का है, मेरा नहीं। मुझे कोई मोल नहीं लेना बिखरे लहू का, किसी माथे पर नहीं लगाना उसका तिलक। लहू के रंग का परचम किसी के सिर पर नहीं टांगना। मेरे बाद जो मेरे दोस्त जिंदा हैं, वे मेरे दोस्त हैं, बांस के फोर नहीं। सूरज सोख लेगा लहू जो गिर गया मिट्टी में, या मिट्टी पी लेगी मेरे यारों के पैरों तले। उम्र भोग लेगा लहू जो बिखरा, वह जिंदगानी के लिए था, कहानी के लिए नहीं। अगर अभी भी रगों में दौड़ता है, वह लहू मेरा है। घरों में फिर जब चूल्हे तपेंगे, पुराने बिस्तरों में फिर जब बेखौफ बच्चे गर्म होंगे, मेरी प्रिया की अधमरी देर में फिर सूर्य उदय होगा। साबुत सुलगता समूचा, फिर वह जान जाएगी कि प्यार जिंदा वर्तमान के लिए है, मेरे इतिहास के लिए नहीं। तब कहूंगा मैं, लहू जो गिर गया था मिट्टी में, वह मिट्टी का है, मेरा नहीं। मैं कब्र में कैद नहीं, रगों में दौड़ता हूँ। कभी कभी मैं इस बात पर सोचती हूँ कि एक बड़ा कवि या कलाकार अपनी प्रतिभा से भली भांति परिचित होता है, क्योंकि वह अपने भीतर अत्यंत सूक्ष्मतम सुख की परछाइयों को स्पर्श कर सकने में समर्थ होता है। उसे पता होता है कि वह जो कुछ भी लिख या कर रहा है, वो उसके सबसे प्रामाणिक, सबसे सच्चे भावों की अभिव्यक्ति है। कभी तो अपनी कविता आखिरी ख्वाहिश में हरभजन इतने बल से कह पाते हैं, उसको मालूम है इस तरह की ख्वाहिश केवल मैं ही कर सकता हूँ। मेरी समझ में एक बड़े कवि कलाकार और साधारण कलाकार में आमतौर पर प्रतिभा से भी अधिक दिशा का भेद होता है। साधारण कवि दूसरों को जानकर दूसरों के लिए लिखता है। उसकी रचना के केंद्र में सदा दूसरा, दूसरों की तरफ, दूसरे की तरफ मौजूद होता है, जबकि एक बड़ा कवि अपने को जानकर अपने लिए लिखता है, लेकिन अपने को जानने के क्रम में वह यह भी जान लेता है कि दूसरा दूसरा नहीं है। उसका
होना औरों के होने से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसकी रचना में एक आत्मीयता होती है, एक समानुभूति होती है, एक करुणा होती है। डॉक्टर हरभजन सिंह का रचना संसार दूसरों के लिए ऐसी ही आत्मीयता और करुणा से भरा हुआ है। अपनी कविता में वे कहते हैं, आधी आधी रात झिझोर जगाए, कहे किसी उजाड़ में दिया, निपट अकेला सिसक रहा है, चलो उसको चुप करा। यहाँ उसे चुप कराने की चिंता ऊपरी नहीं है, इसमें महज दया की भावना नहीं है, अपितु समानुभूति की चीज है। वह चीज जिसके बिना समानुभूति की भावना सिद्ध नहीं होती। बहुत अधिक बाह्य जीवन या सतह पर जीने वाला व्यक्ति किसी निरे अकेले की पीड़ा कभी नहीं समझ सकता। मन की सबसे आंतरिक तहों तक जाने के लिए जिस तरह के साहस, आवेग और एक निपट सच्चाई की आवश्यकता होती है, वह कलाकारों की दुनिया में भी बहुत आम बात तो नहीं लगती। हरभजन मनुष्यों के उस बीहड़ अकेलेपन को जानते हैं, समझते हैं। उनकी एक कविता पंक्ति है, मैं दरवाजा बंद करके बैठ गई अकेले भी, अधूरी भी। प्राय मुझे ऐसा महसूस होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान के मसले व इनकी जटिलताओं को अपेक्षाकृत सरलता से संबोधित किया जा सकता है। इनके हल मौजूद हैं, हमें वहां तक पहुंचना शेष है। पर मेरे जाने मनुष्य की असली पीड़ा है सहजन्मा अकेला और अधूरापन। यह एक ऐसा घाव है जो व्यक्ति के भीतर जन्म से लेकर मृत्यु तक हरा रहता है। हरभजन सिंह की कविता की महत्ता इसी में है कि वह मनुष्य के इस पुरातन व शाश्वत दुख को अपनी रचनाओं से मरहम देते हैं। यही उनकी सलाहियत भी है, यही उनकी खासियत भी है। मसलन उनकी इस कविता को देखिए, कत्ल के बाद दूसरे कत्ल तक आओ बैठो मेरे साथ, मेरी चुप्पी बनकर, शराब और तुम और दोस्तों से परे तुम्हें जो कहना है सो कहो खामोश भाषा में कि इस जुबान का मैं ही अकेला मालिक हूँ। जो खामोशी की भाषा जानता है वह इस जगत के सभी मखलूकों की जबान समझता है, और जो सबके दुख को जानता है, मेरी नजर में वही सच्चा कवि, वही सच्चा कलाकार है। डॉक्टर हरभजन सिंह का रचना संसार बहुत विस्तृत है। सिर्फ कविता पर ही अपने कहन को उन्होंने सीमित नहीं किया है, मगर सभी विधाओं में उनका मूल एक ही है, घायल को औषधि देना, सुख देना, और इस चेष्टा में वे सफल भी रहे हैं। उनकी कविता पंक्ति से ही यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जो महक फैली है उसे बैठने दो सब। आप सबने मुझे धीरे से सुना। बाबू साहब 10 मिनट में समाप्त कर चुकी हैं, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और इसके पहले कि मैं अदनान को आमंत्रित कर दूँ, उनका नाम पूरा अदनान कफील दरवेश है। जीरदा जो सामान सी वो भी गया, जेड़े तोते चले जान सी वो भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैं पहले किसी तमीज किसी से न्याय का पढ़ा। इसका शीर्षक मैंने दिया है आकाश के सीने में तारों की अग्नि बाढ़। ये शीर्षक भी हरभजन सिंह की कविताओं से दिया गया है, जो उनके पहले संग्रह में है लासा में। हरभजन सिंह पंजाबी कविता के मशहूर मरूफ कवि हैं। आपका शुमार उन चंद पंजाबी कवियों में होता है जिनकी कविता ने पंजाबी कविता की आइंदा पीढ़ियों को बेहद प्रभावित किया। आपके पास पंजाबी भाषा और परंपरा की सुदीर्घ धाती उपलब्ध थी, जिससे आपने यकीनन फैज हासिल किया, लेकिन अपनी काव्य कला का मार्ग आपने खुद अलहदा तैयार किया, जिसका नक्शा पूर्व उपलब्ध नहीं था। पंजाबी कविता की परंपरा पर अगर हम सरसरी नजर दौड़ाएं तो हमें 3 तरह की काव्य परंपराएं नजर आती हैं। सबसे पुरानी परंपरा में सूफी और भक्ति कविता आती है, जिसमें बाबा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह इत्यादि आते हैं। दूसरी परंपरा में पंजाबी लोक कविता आती है, जिसके एक बानी के रूप में हम शिव कुमार बटालिया को याद कर सकते हैं। तीसरी परंपरा प्रगतिशील कविता, क्रांतिकारी कविता की मानी जा सकती है, जिसके मशहूर कवि 5 गुजरे हैं। लेकिन इन तीनों परंपराओं में हम हरभजन सिंह की कविता को नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी कुछ गैर मामूली वजूहात और अलामतें हैं। हरभजन सिंह की कविता की पहली किताब सन 1956 में लासा नाम से प्रकाशित हुई थी। अपने पहले संग्रह से ही वे चर्चा में आए।
इस संग्रह की कविता में ही हमें हरभजन सिंह की कविता की अपनी एक छाप मिलती है। इनमें खास चीज जो ध्यान में आती है वो उनका जादुई रूपकों और अत्यथार्थवादी शिल्प का विशिष्ट प्रयोग है। उनके यहाँ इमेजरी की जो तरकीबें हैं वो बेहद प्रभावशाली और मायखेज हैं। इसलिए का शीर्षक भी उनके पहले काव्य संग्रह की कविता से ही लिया गया है। दूसरी बात जो हमें पढ़ते हुए प्रभावित करती है वो है उनकी भाषा में पंजाबी लोक स्मृति का और लोक शब्दों का सटीक इस्तेमाल। मसलन गुरु नानक से संबंधित एक मशहूर किंवदंती है कि जब वे काबा शरीफ तरफ तशरीफ ले गए तो वहां काबे की तरफ पैर करके सोए, जिस पर वहां किसी ने उन्हें टोका, जिसके बाद खुद बाबा नानक जिधर पैर करते काबा उसी दिशा में पहुंच जाता। इसके अलावा सिर कटा खड्डधारी धड़ जो संभवतः बाबा दीप सिंह के बारे में मशहूर दंतकथा की स्मृति दिलाता है, जिसमें वे सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे थे। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हरभजन सिंह की कविताओं में प्रचलित मिथकों और आख्यानों का भी खूब जिक्र आता है, लेकिन वे प्रचलित मिथकों को हूबहू न लेकर अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। उनकी कविता में मुश्तरका तहजीब की भी कविता है। उनकी कविता में ईसा मसीह, नानक, पैगंबर, खुदा, अल्लाह, मस्जिद, अजान, मीनार, राम इत्यादि सहज देखे जा सकते हैं। उनकी कविताओं का फलक बहुत वसी मालूम पड़ता है, लेकिन वे यथार्थ को यथार्थ की तरह न लिख के उसे जादुई, फंतासी, अयथार्थ, स्वप्न, एब्सर्ड इत्यादि शिल्प में ढाल कर कहते हैं। उनकी कविताओं में फ्रस्ट्रेशन, आत्म तिरस्कार, लंबे लंबे मोनोलॉग्स, बड़बड़ाहट, अपराध बोध इत्यादि को भी साफ देखा जा सकता है। न धुप्पे न छावे जो कि सन 1967 में प्रकाशित कविता संग्रह है, उसके कुछ केंद्रीय शब्द बार बार आते हैं, जैसे काया, दर्पण, नंगा, पोशाक, नग्नता, अंधेरे, कटा सिर, नंगा जिस्म, नंगी प्यास, तलवार, सूली, दरवाजा, तन बदन इत्यादि। इन कीवर्ड्स की सूची पर गौर करने से एक बात और समझ में आती है कि हरभजन सिंह की कविता फारसी कविता के सौंदर्य से खासे प्रभावित थी, जो अमूमन उन तक उर्दू कविता के मार्फत पहुंचा होगा। जिस सत्य को हरभजन सिंह बयान करना चाहते थे उसकी गुफ्तगू में केंद्रीय रूपकों के बिना संभव ही नहीं थी। खालिद का शेर यहाँ मौजूद है। हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादल सागर रहेगा। तो ये रूपक और ये मेटाफर तो बस कहने का एक तरीका है, गहन है। बहरहाल अत्यथार्थवादी, जादुई और खंडित स्वप्न चित्रों का कोलाज रखती उनकी कविताएं उन्हें अपने समकालीनों में विशिष्ट बनाती हैं। उनके काव्य संसार में बेशुमार इनकोट्स, धधकते सिर, काली आग, चटके हुए पर्वत की फाकें, कतरे हुए सूरज की कतरनें, काटे उतरे लोग, नंगे बदन, कुचले चेहरे इत्यादि बिखरे पड़े हैं। उनके यहाँ अवचेतन से कविता पैदा करने की कोशिश दिखती है, जो अवचेतन की गहन अंधेरों तक उतरती चली जाती है, जहाँ प्रचलित प्रतिरोधा बदल जाता है। वे अपने आत्मचेतन की गिरहें खोलते खोलते कब सामूहिक अवचेतन तक उतरते चले जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। इसलिए उनकी कविताएं आमतौर पर कभी भी किसी एक रेखीय पैटर्न का अनुसरण नहीं करती और न ही किसी निष्कर्षात्मक वाक्य पर समाप्त होती हैं। उनके अमूमन संग्रहों की कविताएं दूसरे से जुड़ी और गुथी हुई भी लगती हैं, तो अपने आप में स्वतंत्र भी। वे समय में आवाजाही करती चेतना को छूट देती हैं कि वो अपनी रौ में बहती रहे। यहाँ खालिद का एक मौजूद शेर, रौ में रख्शे उम्र कहाँ देखिए थमे, नेहात बाग पर है न पाहे रिकाब में। बाग का मतलब होता है लगाम। अलग दोपहर संग्रह में संकलित एक कविता है कोई हादसा। इस कविता की मूल चिंता यह है कि शहर का मशीनी बधा बधाया जीवन कितना ठस और एकरूप है, जहाँ सब कुछ रोबोट की तरह प्रोग्राम है। इस कविता के उत्तरार्ध तक आते आते कभी इस बात तक पहुंच जाता है कि कुछ नहीं तो सड़क पर कोई हादसा ही घटित हो जिससे ये क्रम भंग तो हो सके। इस तरह की चिढ़ इंसान के अंदर तभी पैदा होती है जब वह अपनी रूटीनी जिंदगी से बेहद हो जाए। इस तरह का अनुभव कोरोना के दौर में हम सब ने महीनों तक घर में बंद रहकर महसूस ही किया है। इस तरह हरभजन सिंह उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं जो मनुष्य की चेतना के स्तर पर क्षीण करती है और उसे कलपुर्जे मशीन में बदलती और उसे निहायत आज्ञाकारी बनाती है। अचानक जगे माथे में रोशनी अवज्ञाकारी, मैं ही वहशी क्रोध में आकर लाल हरी पत्तियां खा जाऊं, धुधलके में से नव रचना जागे, इस सड़क पर कोई हादसा हो मैं घर जाऊं। इस कविता को पढ़ते हुए हमें मजाज की तवील आवारा शिद्दत से याद आती है, जिसमें कुछ इसी तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। जब वे कहते हैं जी में आता है ये मुद्दा चार तारे नोश लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, मैं वहशत के दिल क्या करूं।
इस संग्रह की अन्य कविताएं मसलन हिजरत 1, हिजरत 2, शहर, आग, बंजर, मैदान, आराम, वह शहर मेरा है इत्यादि बेहद विचलित करने वाली कविताएं हैं, जिन्हें पढ़ते हुए पंजाब के बंटवारे के बाद बढ़ते दंगों की विभीषिका नजरों के सामने दिखलाई पड़ती है। भारत विभाजन पर लिखी ये कविताएं बेहद मार्मिक होने के साथ साथ हमें आईना दिखाने का भी काम करती हैं। विभाजन पर उर्दू और पंजाबी में जितनी मार्मिक कविताएं लिखी गई उसका 1% भी हिंदी में नहीं मिलता। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हिंदी कथा का साहित्य कुछ हद तक इसकी भरपाई करता है, लेकिन कविता का इलाका खाली है। सांप्रदायिकता हरभजन सिंह की कविता की मूल चिंताओं में से एक है। पंजाब सूफी खानकाहों और पीरों का मस्कन रहा है, इसलिए पंजाब में सांस्कृतिक उलझनशीलता तुलनात्मक स्तर पर सबसे अधिक नुमायां होती है। ये परंपरा बाबा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह वगैरह से होती हुई हरभजन सिंह तक चली आती है। उनकी कविताओं में मुस्लिम संस्कृति के प्रति मिथक दर्द कथाएं भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जितनी मार्मिकता से उन्होंने 47 के दंगों के संदर्भ में मुस्लिम प्रतीकों, मिथकों, कथाओं का कविता में इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में बहुत जरूरी और रेखांकित करने वाली चीज है। एक कविता का संदर्भ है यहाँ पे। वह जो सामने सड़क पर पिंजर एक दिखता जिंदा है, वह मेरी बेटी है। हाकिमों ने उसके जिस्म से कपड़े नहीं उतारे, कपड़ों समेत पूरा जिस्म उतार दिया है। कौन सी जगह शर्म है, कौन सी बेशर्म, शुक्र है खुदा का कोई पहचान बाकी नहीं रही। बाकी है अभी भी पिंजर में लज्जा, उस भोली भाली ने छोटी उंगली में अभी भी अंगूठी पहन रखी है। मेरे रसूल जाने से पहले मुझे यह बतलाओ, तुम्हारे लौट आने तक वह अंगूठी पहने रखे कि उतार कर फेंक दे। बंटवारे, सांप्रदायिक दंगे, विस्थापन की स्मृतियां उनकी कविताओं में बिजली की तरह पहुंची दिखाई पड़ती हैं। ये कविताएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय होकर भी सार्वभौमिक सत्य की व्याख्या करती हैं। इसलिए जहां जहां धरती पर इस तरह की स्थितियां दरपेश आती हैं, तो ये कविताएं उन संदर्भों को अपने भीतर ग्रहण करती हुई और अर्थवत्ता प्राप्त करती हैं। उनकी कविताओं में रूपक और बिंब योजना पर अलग से बातचीत की जा सकती है, जो उन्हें विशिष्ट बनाती है। उनकी कविताएं हालांकि मैंने गगनदीप के अनुवाद की मार्फत पढ़ा है, लेकिन उसी आधार पर कहते हुए मुझे जरा भी अतिशोक्ति महसूस नहीं होती कि वे हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम कवियों में से गिने जाएंगे। आज सुबह की घटना मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आज सुबह जब हमें रजा साहब की कब्र पर की जियारत के लिए ले जाया गया, तो एक बात मुझे नागवार गुजरी कि कब्रिस्तान में जिंदा औरतों को जाने की मनाही है। बहरहाल इस घटना से मुझे हरभजन सिंह की एक कविता स्मरण हो आई, जिसका शीर्षक है अल्लाह मेहरबान। इस कविता की मूल चिंता यही है कि धर्म में औरत की केंद्रीय भूमिका कब मिलेगी, वो कब तक आखिर हाशिए पर ही बनी रहेगी। ये सवाल अपनी कविता में वे एक आउटसाइडर की तरह नहीं बल्कि इनसाइडर की तरह और पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाते हैं। ये तभी संभव है जब आप अपने समाज में किसी भी समुदाय को अन्य नहीं मानते और आपकी कविता मुद्राओं में ना होकर जरूरी सवालों पर आत्मिक तरीके से सोचती हैं। हिंदी में कई बार मुझे इसकी कमी महसूस होती है। इस तरह वे अपनी कविताओं में स्त्री प्रश्नों को बहुत संजीदगी से उठाते हैं। एक और कविता इस संदर्भ में उद्धृत करने योग्य है, लड़की हैरान है। इसको मैं गगनदीप जी के अनुवाद से इसको पढ़ूंगा। लड़की हैरान है, देह के जंगल में मिरक कस्तूरी का, शाहर के पास पास सपना बहुत दूरी का, खुशबू के दरिया में बही जाती जान है, जिस्म की खिड़की में चंद्रमा चमकते, दिन दहाड़े सपने देखते अचानक चौंक उठते हैं, दुनिया न जान ले मन के अंधेरे में जो रोशन जहान है, चलती चली जाती है, कपड़ों की ओट में चंद्रमा छिपाती है, नजरों के कांटों में बार बार लगता है जैसे ओढ़नी अटक जाती है, खुशबू के भ्रम जाल मिरक हलकान अपने ही होने से लड़की परेशान है। मुश्किल है हथेली पर चांद रखकर चलना, मुश्किल है हथेली पर चांद रखकर चलना, बहुत दुश्वार सदा कली जैसा खिलना, बैठना अकेले और कुछ भी न सोचना, अपनी खामोशी को बोलने से रोकना, छेद छेद मटकी में दरिया को बांध चली उम्र का दान है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हरभजन सिंह की कविता पर सूफी और भक्ति काव्य के गहरे असर देखने को मिलते हैं, तो मैं खत्म कर रहा हूँ। ये इसलिए भी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की कविता सबसे प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। इसके मिथन को कबीर के विद्वानों ने भी प्रामाणिक माना है। हरभजन सिंह की कविता से एक नजीर उनकी सतुकड़ियों से मैं देना चाहूंगा, थोड़ा सा बस।
पढ़ी नहीं है। कवियों की बात करते हुए बिना कविताओं का उदाहरण दिए अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। देखिए इस कविता का शीर्षक है अनहद। बोलन के पहले बाजे जो अनहद बाजा, सो साजन सो मीत हमारा साथ करीब निवाजा। परम गुफा में मीत हमारा ना दर ना दरवाजा, उसमें कोई खोट नहीं है उसको अपनी लाजा। इस तरह से कविता चलती है, छंद में है, बहुत सुंदर कविता है। तो कबीर की हमें बार बार याद दिलाती है ये। इस तरह हरभजन सिंह ढेर सारी उदासी, ढेर सारी कुंठित इच्छाएं, ढेर सारी फ्रस्ट्रेशन, ढेर सारा अवसाद, ढेर सारे बदरंग और लहूलुहान जीवन के बिंब, ढेर सारा अपराध बोध, ढेर सारी रिक्तता, ढेर सारा उजाड़, ढेर सारे धूमिल और चटक मांझी के सपने मिलाकर अपनी विविध वर्णी गजन कविता का रसायन तैयार करते हैं और वक्त दर वक्त उसे उकेरते चले जाते हैं। उनका काव्य संसार एक बूढ़े पीपल सरीखा मालूम देता है जो हर दौर का गवाह रहा आया है, जिसके पास अनगिनत अनुभव और कथाएं हैं, अनगिनत तारीखें हैं, अनगिनत फंतासी है। सिख कौम की जाति स्मृतियां जितनी गहराई स्मृतियां उभरती हैं, कहीं अन्य विरल में पटवारी के खौफनाक मंजर जिस मानविकता से अति यथार्थवादी शिल्प में ढलकर हरभजन सिंह की कविता के टकसाल से ढलकर आते हैं, उनकी पेचीदगी और गहराई प्रभावित करती है। इसके अलावा हालांकि कुछ मंच में छोड़ दे रहा हूँ, समय ज्यादा है। जिस संजीदगी से मनुष्यता की लौलिहान देह को हरभजन सिंह शब्द देते हैं, उसे हिंदी के किसी कवि के बरक्स अगर रखा जाए तो मेरी नजर में मुक्तिबोध हो सकते हैं। दोनों कवियों में एक समानता तो ये है कि दोनों अपने अवचेतन के अंधेरों तक उतरते हैं और भेदों से गुजरते हुए अपनी कविता का रस तैयार करते हैं। जो जटिलता मुक्तिबोध की काव्य कला में दिखती है, उसी तरह की जटिलता हरभजन सिंह में भी दिखाई देती है। हालांकि दोनों का गहन जुदागाना है, फिर भी कोई एक सूत्र है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। हरभजन सिंह की अपेक्षाकृत लंबी कविताओं की कवि है, जैसा कि मुक्तिबोध के यहाँ मिलता है। एक कथा का सूत्र दोनों के यहाँ देखा जा सकता है। जिस तरह मुक्तिबोध की कविता की संरचना ठोस चमकती है, उसी तरह हरभजन सिंह की भी कविताएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा उनकी कविता से गुजरते हुए मुझे विश्व कवियों की याद आती है, जिनमें से एक का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मेरी भाषा में एक मशहूर कवि है तवाफी। उनकी चर्चित कविता दस्तगी, जिसकी याद हरभजन सिंह की कविता वह शहर मेरा है। कभी पास समय होता तो मैं उसको सुना था, लेकिन हमें हाउस हो चुका है, इसको जल्दी समझता हूँ, आप लोग पढ़िएगा इसको जरूर। पंजाबी कविता में हरभजन सिंह एक फिनोमेना की तरह माने जाते हैं। उन्होंने पंजाबी आलोचना में भी बड़ी दखल दी है और कई किताबें मुरतब की। उनकी आलोचना को एक नई श्रेणी है, दिल्ली स्कूल के नाम से जाना गया। उन्होंने विश्व साहित्य से बेहद महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं। न थुप्पे न छावे के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। उनकी पैदाइश हालांकि असम में हुई थी, लेकिन वे जल्दी ही लाहौर आ गया और शुरुआती वर्षों में वहीं पले बढ़े। हरभजन सिंह हिंदुस्तानी साहित्य के आकाश के सीने पर अग्निबाण रूपी तारे की तरह चमकते रहेंगे। उनकी साहित्यिक कारकर्दगी को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कविता को ट्रिक, पैटर्न और फार्मूले से सदा तोड़ रखा। कहीं कहीं गीत की तरह कुछ पंक्तियां कविता में बार बार आती हैं, लेकिन उनका अपना सौंदर्य है। वे बात से बात पैदा करते हैं। एक शेर है, बहुत पुराने शायर वली मोहम्मद वली, उनका शेर से मैं अपने इस राह को खत्म करूंगा। राहे मजमूने ताज़ा बंद नहीं, राहे मजमूने ताज़ा बंद नहीं, ता कयामत खुला है बाबे सुखन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग साक्षी हैं कि बुलेट ट्रेन में चढ़ने का जो पहला हक है वो इसी सत्र के वक्ताओं को है। तो मैं अब बिहार का हूँ। आप सबको नमस्कार। साथियों, चूंकि मैंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली है और हिंदी विभाग से कर ली है, और मैं इस कला में माहिर हूं कि किसी भी कवि को कुछ भी साबित कर सकता है और किताब के पहले और आखिरी पृष्ठ को पढ़कर लगातार 2 घंटे बोल सकता है। लेकिन चूंकि मैं कविता के खानदान से पहले हूँ, इसलिए उतना ही कहूंगा जितना हरभजन सिंह को समझ पाए। इस लेख का शीर्षक है आदमी कभी अंधेरे से मुक्त नहीं होता। हरभजन सिंह पंजाबी के कवि हैं जो अपनी भाषा में दिवंगत हुए हैं। ऐसा कहना हरभजन सिंह के समूचे रचना व्यक्तित्व के साथ की गई सांस्कृतिक क्रूरता थी। भाषा का पुल पार करते हुए मेरे हिंदी
पाठक को यह महसूस करने में देर नहीं हुई कि हरभजन सिंह सही मायने में हिंदुस्तानी कवि। मेरे इस विचार को किसी भावुक कथन के तौर पर न लिखा जाए, आगे चलकर यह अधिक स्पष्ट और वास्तविक होता चला जाएगा। आसाम के सुदूर जंगल के किनारे पला बड़ा लड़का जब दिल्ली जैसे शहर को अपना कार्यक्षेत्र बनाता है और एक बड़ी उम्र केंद्र में बिताता है, तो लौकिक मिथक और दुर्दांत वास्तविकता का द्वंद्व शुरू होता है। यही लौकिक मिथक और दुर्दांत वास्तविकता हरभजन सिंह की कविताओं के केंद्र में है। कवि हरभजन सिंह का पीड़ादायी बचपन और उनके जीवन के अन्य दुख स्रोत न सिर्फ उनके व्यक्तित्व को बल्कि उनकी कविताओं को भी अंतर्मुखी और दार्शनिकता की ओर मोड़ते हैं। जीवनारंभ के अनुभव और पंजाबी जीवन के संस्कारों की विशिष्ट घोल में कवि हरभजन सिंह की रचना प्रक्रिया का स्थापत्य तैयार किया। इस स्थापत्य में नितांत अकेलेपन की अंगूजे हैं, सुख और दुख की जैविक पुकारें हैं और सच की भीषण स्वीकारोक्तियां हैं। कविता संग्रह कोई देख रहा है के लिए दिए गए साक्षात्कार में हरभजन सिंह मंजीत कौर भाटिया से कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं कब साहित्य की ओर आकर्षित हुआ। मैं बचपन में बहुत अकेला था, बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप का निधन हो गया। एक बहन थी, जब मैं 8 या 10 साल का था, वह भी मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। इसी अकेलेपन की से छुटकारा पाने के लिए मैं साहित्य पढ़ने या लिखने की ओर आकर्षित हुआ। क्योंकि हरभजन सिंह की कविताओं से ये मेरा पहला परिचय है, तो यहाँ से आगे जो कुछ कहूँगा उसकी पृष्ठभूमि में लगभग 40 कविताएं हैं, जिन्हें मैंने अंग्रेजी भाषा हिंदी में पढ़ा है। यह दिलचस्प है कि हरभजन सिंह की पहली कविता के पढ़ने के साथ ही मुझे हिंदी के विलक्षण कवि विनोद कुमार सुख की याद आई। हरभजन सिंह की कविता है लड़की हैरान है, जिसका जिक्र अभी अभिमान जी कहते हैं। लड़की हैरान है। यह कविता एक किशोर होती हुई लड़की के अस्तित्व मूलक उलझनों और उसकी सामाजिक प्रक्रियाओं की गीतात्मक अभिव्यक्ति है। लगभग इसी ध्वनि केंद्र की एक कविता विनोद कुमार सुख के पास है। विनोद कुमार सुख की कविता का शीर्षक है लड़की हरे भरे पेड़ की। दो अलग अलग भाषाओं की कविता को एक साथ देखने में बढ़ती हुई दुनिया को देखने का सुख है। हरभजन सिंह की कविता में लड़की की अवस्था ऐसी है कि जिसकी खिड़की में चंद्रमा चमकते, दिन दहाड़े सपने देखती, अचानक चौंक उठती है। दुनिया न जान ले मन के अंधेरे में जो रोशन जहां है, लड़की हैरान है। चलती चली जाती है, कपड़ों की ओट में चंद्रमा छिपाती है, नजरों के कांटों में बार बार जैसे ओढ़नी अटक जाती है। खुशबू के भ्रमजाल मेरा घर का, अपने ही होने से लड़की परेशान है। हम देख पा रहे हैं कि हरभजन सिंह की इस कविता में किशोर होती हुई लड़की है। जैसा दुनिया भर में लड़की किशोर होती है, ठीक उसी तरह की लड़की, बिल्कुल स्वाभाविक। यह दिन दहाड़े सपने देखती है, सपने देखते हुए लगभग भयभीत होती है। उसके सपने देखने की शक्ति की रोशनी को पहचान कर छीन न ले, यह भय भी अंधेरा है। लड़की की परेशानी का कारण है। विनोद कुमार सुख की कविता में आई लड़की की भी लगभग यही स्थिति है। लड़की हरे भरे पेड़ देखती है तो आकाश उसे दिख जाता है। लड़की पेड़ न भी देखे, पेड़ पर बैठी चिड़िया देखे तो आकाश उसे दिख जाता है। लड़की बहुत परेशान है। इन दोनों कविताओं में आई हुई लड़कियों के बीच बहुत सी जैविक समानताएं, मसलन दोनों किशोर लड़कियां हैं और दोनों अपने होने से परेशान हैं। दोनों की परेशानी का केंद्रीय विषय भी लगभग एक है। हरभजन सिंह की कविता की लड़की अपने होने और सपने देख सकने के स्वभाव से परेशान है, तो विनोद कुमार सुख की कविता की लड़की कुछ भी देखने पर आकाश के दिख जाने के रहस्य से परेशान है। आकाश जो असीम है, आबाद है, आजाद है, उसके दिख जाने पर परेशान होने वाली लड़की दिन दहाड़े सपने देखने वाली लड़की से भिन्न नहीं है। आकाश देखने के रूपक के केंद्र में भी सपना ही है। आकाश के रूपक में लड़की का परेशान हो सकता है, लेकिन अपने होने से परेशान दोनों हैं। इस परेशानी का मूल कारण हो सकता है हमारी सामाजिक संरचना हो, किंतु दोनों कवियों की कविताओं में आई लड़कियों के बीच का पहनावा कवियों की दुनिया में रक्त संबंधों की अनिवार्यता को समाप्त करता है और भाषा के इस परिवार को अधिक विस्तृत करता है।
हरभजन सिंह की कविताओं के रूपक उनकी आत्मकथा के अंश की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह ठीक है कि कविता कवि के समाजीकरण से सीधा संबंध रखती है और कविता की समूची उपस्थिति में कवि के सोशलाइजेशन की गंभीर भूमिका होती है, किंतु हरभजन सिंह की कविताओं के रूपक इस तरह से आत्मकथात्मक दिखाई पड़ते हैं कि कहीं कहीं यह महसूस होता है कि कवि इस संबंध प्रवाह को खंडित करना चाहता है, बल्कि इसे एक विशिष्ट टूल की तरह प्रयोग में लेता है। हरभजन सिंह की अनेक कविताओं में ऐसी पंक्तियां मिल जाती हैं, यदि उन्हें चुनकर अलग से प्रस्तुत किया जाए तो लगता है कि ये पंक्तियां किसी आत्मकथा या आत्मकथात्मक लंबी कविता का हिस्सा है। मसलन अपनी एक कविता वृक्ष और ऋषि में वृक्ष के संबंध में आई ये पंक्तियां चकित करती हैं कि आदमी अंधेरे से कभी मुक्त नहीं होता, अंधेरा चला भी जाए उसकी दहशत रह जाती है। हम याद कर पाएंगे कि हिंदी कविता में निराला की रामकृष्ण पूजा से लेकर मुक्तिबोध के अंधेरे में से होते हुए राजेश जोशी की कविताओं तक अंधेरे के बारे में लगभग एक कविता परंपरा मिल जाती है। हिंदी के इन कवियों ने शक्ति और सत्ता जन अंधेरे के बारे में कविताएं लिखी, किंतु हरभजन सिंह के आधुनिक जीवन में आया हुआ अंधेरा इन अंधेरों से भिन्न है। हिंदी कविता में जहां जहां अंधेरा आया है, लगभग उन सभी जगहों पर अंधेरे के खिलाफ रोशनी के कुछ सूत्र आए हैं। किंतु हरभजन सिंह की कविता का वाचक का अंधेरा अक्षय है, वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसके पीछे के कारणों की पड़ताल करने पर हमें कवि के सामाजिकीकरण की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अंधेरे की अक्षयता में यह विश्वास हरभजन सिंह को अपने जीवन से मिला था। मंजीत कौर भाटिया को दिए उसी इंटरव्यू में हरभजन सिंह कहते हैं, जितना दुख मैंने जीवन में देखा है शायद ही किसी ने देखा हो। न मेरे माँ बाप थे, न मेरे भाई बहन। दूसरों के घर जाकर रहना कितना पीड़ादायक होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। उस समय जो दुख होता था शब्दों में बयान करना कठिन है। हर विषय में, हर क्षेत्र में मुझे पुरस्कार मिलते थे, लेकिन वे सब लेकर मैं किसको दिखाता। इंटरव्यू के इस कथन में हमें हरभजन सिंह की कविता में आए उस अंधेरे को समझने में सहूलियत हो सकती है, जिसकी दहशत कभी खत्म नहीं होती। ऐसे में यदि कोई कवि यह कहे कि अपने आप से ही जब डर लगने लगा, अपने अंदर का दिया मैंने बुझाया, लेकिन उसका क्या करूं जो अंधेरे में भी देखता है, जलती ही रहती है, बंद होती न बुझती है। तो हमें ये विश्वास कर लेने की जरूरत नहीं कि कवि ने अंधेरे में देख लेने की जादुई शक्ति अर्जित कर ली है, क्योंकि अगली ही पंक्ति में कवि फिर कह उठता है, अपना ही अस्तित्व मुझे अपना नहीं जान पड़ता, मैं खोजने तो नहीं निकलता, ऐसा लगता है मैं कोई और हूँ और किसी और शहर में गुम हो गया हूँ, मुझसे मुझ तक जाने वाली राह कोई नहीं। आत्म के व्यक्तित्व के अस्मिता के भटकाव, खुद के होने का संदेह हरभजन सिंह की कविताओं का स्थायी स्वर है। यह स्वर कवि की ताकत और पहचान के तौर पर लक्षित किया जा सकता है। यह भटकाव, यह तलाश ही हरभजन सिंह की कवि को उपजाऊ बनाते हैं। इस संदर्भ में बखुद हरभजन सिंह अपने कविता संग्रह कोई देख रहा की भूमिका में लिखते हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ अपनी खोई हुई वास्तविकता मानसिकता में बदलता हुआ उसे शब्दों के रूप में कागजों पर उतारता चला। कवि हरभजन सिंह की स्वीकारोक्ति में जिस खोई हुई वास्तविकता की तलाश है, जिसे मैंने आत्म व्यक्तित्व और अस्मिता भी कहा, वह सिर्फ एक कवि की ही नहीं है। वह वास्तविकता जिसकी तलाश हरभजन सिंह अपनी कविताओं में ताउम्र करते रहे, वह पंजाब की भी खोई हुई वास्तविकता है और इससे बढ़कर यह मनुष्य की खोई हुई वास्तविकता है। कवि हरभजन सिंह की कविताओं के केंद्र में इसी खोए हुए व्यक्ति, पंजाब और एक मुकम्मल मनुष्य की तलाश है। आपने ध्यान से सुना। बहुत आभार। अब शुभम सम्मानीय मंच, आपका बहुत बहुत आभार सर मुझे बुलाने के लिए। जो मैंने लेख आपको भेजा है उसका शीर्षक तो यही है कि स्वयं से आंख में आने की मानव कोशिश, लेकिन वो लेख उनकी एक कविता पर, लंबी कविता पर आधारित था। तो बाद में मुझे उनके
समग्र को मूल भाषा में पढ़ने का समय मिला, तो जो अब मैं बोल रहा हूँ वो उससे बहुत हद तक भिन्न है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस और लेके जाना चाहता हूँ कि हरभजन सिंह एक बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, एक कवि रहे हैं और एक अनुवादक भी रहे हैं। तो और उनकी जो एक किताब है साहित्य सिद्धांत विमर्श, वो पंजाबी साहित्य में आलोचना में एक मील का पत्थर रही है। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ साहित्य पढ़ते हुए कि वह क्या चीज़ है जो एक रचनाकार को दूसरे रचनाकार से भिन्न बनाती है। तो मुझे लगता है कि वह उसकी अंतर्दृष्टि है कि वह किस तरह से रचना और किसी प्रभाव को कंसीव कर रहा है अपने बिंबों के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से। तो जो हरभजन सिंह है, यही कारण है कि जब हम उनके समकालीन लेखकों को देखते हैं, जैसे अमृता प्रीतम है, नंदलाल नूरपुरी हैं, तो जो उनकी रचना का एक पेडेस्टल है, जो उसमें फिलॉसफी है, जो गहराई है, वो बहुत गहरी है। और उनकी पूरी कविताओं में, उनके पूरे लेखन में उनके आलोचना, उनके आलोचक होने का गहरा पुट हमें देखने को मिलता है। तो यही वह मूल कारण है जो पंजाबी साहित्य में तमाम कवियों में उनकी एक अपनी अलग छवि बनाता है। तो सबसे पहले मैं उनकी एक लंबी कविता, जिसके बिना मुझे लगता है उनका आंकलन नहीं किया जा सकता, रुकते ऋषि का जिक्र करता हूँ, जो उनकी एक सिग्नेचर कविता है। इस पर सन 95 में उन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला। और इस लंबी कविता में 3 पात्र हैं। और सबसे बड़ी नोटिसेबल और फिलोसफिकल बात यह है कि इस कविता में तीनों पात्र वे खुद हैं। पहला पात्र है रुख माने पेड़, दूसरा पात्र है ऋषि तपस्वी, और तीसरा पात्र है बंदा मतलब व्यक्ति। तो तीनों पात्र में खुद है। जो रुख है वो प्रकृति का प्रतीक है, और जो ऋषि है वो वह आदमी है जिसे सत्य का ज्ञान हो चुका है, और बंदा अर्थात व्यक्ति वह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सत्य को समझने के लिए प्रयासरत है। तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरत टाइटल है, रुकते ऋषि, माने दोनों एक साथ होना, जीवन की सात्विक सुंदरता है। एक तरह से यह वो सहज अवस्था है जहां हमारी सूरत और सीरत दोनों मिलकर एक हो जाती है। तो इसका मूल आप देखिए प्लॉट कुछ इस तरह है कि कभी अपने घर के आंगन में बैठा है पेड़ के नीचे, और उसे यह लगता है कि देखिए ना, यह पेड़ इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में मुझे छाया दे रहा है, खुद धूप में खड़ा है लेकिन, और धीरे धीरे वह सोचता है, वृक्ष से बातें कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है, सब फैंटेसी है कि उसके शरीर से पत्तियां निकल रही हैं, फल निकल रहे हैं, और एक अलग तरह की गंध आ रही है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि वह गंध किस तरह की है, या उसके शरीर से जो फल निकल रहे हैं वो कौन से हैं, इसके लिए उसे पता नहीं है। तो अब देखिए, इसके लिए अब उसे पहचान करनी है, और इसकी पहचान उसे कौन बताएगा? वो बताएगा उसके अंदर का ऋषि। और वो बार बार इस कविता में एक पंक्ति है, ऋषि का काम सोझी देने का काम होता है, मतलब ऋषि का जो काम है वह समझ देने का है। तो अब जब उसे इन सब चीजों को देखना है तो उसका संवाद देखिए। तो वो बैठा है, वो कहता है ऋषि कौन है? रुख हेठा बैठा हुआ भाई जो सिर्फ देखता है। तो वो कह रहे हैं कि ऋषि कौन है? वो ऋषि होने पर विचार कर रहे हैं कि वह कौन है, क्या वो सिर्फ रुख के नीचे बैठा हुआ एक साधारण व्यक्ति है? आगे देखिए, छादिन आले सिर दे उत्ते धूप है, धूप दिन आले सिर दे उत्ते कौन है? मतलब कि जो वृक्ष मुझे छाया दे रहा है उसके सिर के ऊपर धूप है, लेकिन जो वो धूप दे रहा है सूरज, उसके सिर के ऊपर कौन है? मतलब देखिए यहाँ वो अपनी प्रकृति से जुड़ना चाह रहे हैं तमाम तरह से। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम प्रकृति से तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे। तो अब अपने आप से कौन जुड़ेगा? ऋषि। तो आगे एक और संवाद है, देखिए वो कहता है, ऋषि का आह्वान कर रहा है, ऋषि बोलता है उसे, कित्थों आया, मतलब तुम कहाँ से आए हो? बंदा कहता है घर से आए, घरों। ऋषि फिर कहता है जाना किथे, कहाँ जाना है? बंदा कहता है घर ही जाना। ऋषि घर का पता, बंदा चुप। अब देखिए ये इतना फिलोसफिकल संवाद है, आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हम सबके 2 घर हैं। एक तो वह है जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा बुनियादी घर है,
जिसका हम सबको पता है। और यहाँ जो कविता में व्यक्ति है उसको भी अपने उस घर का पता है, लेकिन जब ऋषि उससे यह पूछता है कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो वह चुप रहता है। ठीक है, मतलब वह अपने दूसरे घर को जानना चाहता है, प्रकृति का सृजन। इसे गोरखनाथ कहते हैं ना कि जो जो पिंड है सो सो ब्रह्मांड है, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो वह उस चीज को जानना चाहता है, और इसका उत्तर कौन देगा? ऋषि देगा, क्योंकि ऋषि का काम ही सोझी देने का है, मतलब समझ देने का है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न करता भी है और इस प्रश्न के उत्तर भी वो खुद दे रहे हैं। इस पर मुझे जैसे अदनान रफीक दरवेश ने भी कहा कि मुक्तिबोध याद आते हैं, तो मुक्तिबोध के एक लेख है, उसकी एक कोटेशन है, ये देखिए। साहित्यकार के मन में जब तक कि चेतना के किसी भी भाग का अवचेतन से संबंध नहीं बनता, तब तक उस चेतना शक्ति की साहित्यिक अभिव्यक्ति असंभव है। और मुझे लगता है यह लेखक की यह पूरी कविता उसके चेतन मन का अवचेतन संबंध की एक व्याख्या है। ठीक है, यहाँ अब देखिए वो आदमी बहुत लंबी कविता है, और इसमें देखिए नरेटर उसके माध्यम से अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और वो नीचे बैठा हुआ सोच रहा है कि दुनिया की इस भाग दौड़ में उसने खुद को खो दिया है। उसे लगता है कि कोई उसकी चीज गुम हो गई है जो उसके जहन में नहीं आ रही। देखिए ना, कभी कभी हम भी तो ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसा महसूस होता है, और हम ये चाहते हैं कि हमें भी कोई व्यक्ति मिले जो हमें खुद से मिलाए। लेकिन हमें खुद से कौन मिलाएगा? वो व्यक्ति मिलाएगा जिसकी खुद की कोई चीज गुम नहीं हुई होगी, या जिसने खुद को पा लिया होगा, है ना। तो देखिए इसकी जो मदद कौन करेगा? दोबारा से ऋषि की बात करते हैं। ऋषि कह रहा है आदमी को कि अब हम अपनी मर्जी का बदला ढूंढ रहे हैं, जो हमें जगाए, जो हमारी कोई चीज दे। तो ऋषि कहता है थोड़ी मर्जी का बंदा तुसी आप हो, तुसी आप गवाच रहे हो अपने आप को। मतलब जो अल्लाह हम ढूंढ रहे हैं ना, वो हम खुद हैं, और हम अपने आप से ही छुप रहे हैं। जैसे कबीर भी कहते हैं ना कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये बिल्कुल वही बात है। और जब हम जान जाते हैं कि वह बंदा जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह हम स्वयं हैं, तो हम ऋषि होने की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, और हम इस दुनिया के झूठ पाखंडों से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो वहाँ एक बात कहते हैं कि ऋषि होने से हमें सबसे पहले क्या समझ आती है? तो सबसे पहले समझ हमें ये आती है, वो कहते हैं कि ऋषि में पंडित अपनी पोथी पा लेगा, दरिया में चक के लोग घरान ले जाते। मतलब जो ऋषि, जो वास्तविक जिसको ज्ञान है, दूसरे व्यक्ति उसका ज्ञान चुरा करके अपनी पोथियों में बांट देते हैं, और उसी तरह जैसे दरिया को उठा करके लोग अपने घर पे ले जाते हैं। तो मुझे लगता है जो ऋषि बनने की तरफ व्यक्ति अग्रसर हैं, उनके साथ हर जगह इमोशनली हैरेसमेंट होता है, इंटेलेक्चुअली। और देखिए बुल्ले शाह मुझे याद आती है, उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि बुल्ले शाह लोग मती देंगे, आप बैजा बीच मस्जिद। मतलब बुल्ले शाह को लोग कहते हैं कि तुम आओ, तुम मस्जिद में बैठो, लेकिन बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बुल्ले शाह कहते हैं बीच मस्जिद की देखी हूं मैं जब दिलो नमाज ना की थी। मतलब हमें अपने मन से नमाज करने की जरूरत है, हमें अपनी नग्नताओं को देखने की जरूरत है। ठीक है, एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि अपने आप को जदों डर आया, मैं अंदर का दिवा आप ही बुझाया। मतलब देखिए इसमें पूरी में कविता है कि वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो हम कहते हैं कि अरे लाइट ऑन कर दो, लेकिन जब उसी लाइट के प्रकाश में हमें अपना बौनापन, हमें अपने अवगुण देखते हैं, तो हम कहते हैं कि लाइट बंद कर दो। तो बाहर का नंगेज करना में सीख लिया, पर पिंडे के अंदर भी कोई नंगेज उन्होंने किमें कचिए, है ना। उस नंगेपन को हम कैसे छुपाएं? तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के नंगेपन को छुपाने की जरूरत है। तो मिथकों पर बहुत बात हो चुकी। एक कविता है, धरती दे हेठा धौड़ है, धर्म है, एक मेरी धी है, धरती का बोझ है, दुख है, खोज है। मतलब देखिए ये उनकी बहुत फेमस कविता है, जिसको मिथकों से जोड़कर देखा गया है। लेकिन जब मैंने ये कविता पढ़ी तो मुझे लगा आजकल विमर्शों का दौर है, और उसमें वो कहते हैं कि जो धौल है, धौल कौन? जिसने वह बैल जिसने धरती को अपने सींगों पर उठा रखा है, वो थककर बैठ जाता है, लेकिन जो उसकी बेटी है उसको थककर बैठने की इजाजत नहीं है। बेटी कौन? जो लेखक की बेटी है। मतलब एक तरफ से मुझे लगा इसमें उन्होंने स्त्री का महिमा मंडन किया है। तो जब मैं इसको स्त्री विमर्श की दृष्टि से देखता हूँ, तो यह कविता मैं तुरंत खारिज करने वाली लगती है। लेकिन मैंने आगे ही उनकी कविता देखी,
और वह कविता ऐसी है कि जो एक जवान हो रही बेटी है और जो उसके अंदर शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, तो जब वह परिवर्तन होते हैं तो उसके घर वालों का उसके प्रति क्या रवैया होता है। ये 21 की बातें हैं लेकिन कुछ हद तक ठीक लगती हैं। देखिए, वो कहती है, जदोदा मिट्टी में जगतिया चानन, लुच्ची लुच्ची अखियां मैंने वेखतियां दुतियां गवाड़ियां। मतलब जब से मेरे शरीर में मतलब मैं युवा हो रही हूँ तो आसपास बहुत अलग नजरों से मुझे देखा जाता है। और यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कविता में कि जो उसकी माँ है, बेटी की माँ, वो उसको चाहती है कि वह तुरंत ही उसकी शादी करके उसको दूसरे घर में भेज दे। तो ये कविता देखिए एक पुरुष लिख रहा है और स्त्री मन से, तो ये बात मुझे बहुत मर्द से बनाई। और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, चोला टाकियां आला। टाकियां मतलब जो बहुत तरह से जिससे हमें टका हुआ होता है, सीट सिलना। तो देखिए ये पूरी ऑटोबायोग्राफी में उनकी बचपन की अभी जिक्र भी हुआ, बचपन का जिक्र ऐसा है कि उनके पिता मर गए हैं और वो माँ के साथ रह रहे हैं। तो उनकी एक कविता है मेरा बचपन। वो कहते हैं कि मेरा बचपन अजय ना आया, ना जाने कब आएगा, मेरा बचपन अभी नहीं आया है, वो पता नहीं कब आएगा। देखिए हमें पता है जो एक अनाथ बच्चा है जिसके सर पे पिता का साया नहीं है, उसके दुख हम सबसे बहुत अलग हैं और बहुत गहरे हैं। वो समय से पहले ही बहुत ज्यादा एक तरह से वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं जल्दी। वो देख रहा है, मेरी माँ दे बुल्ला होते कदे ना भी हरी करूंगा, मात मेरी दी सगल मशक्कत नीवी नजर सदाशर माँ। मतलब उसकी माँ के होठों पर कभी भी हरियाली मुस्कान नहीं है और उसकी माँ का यही है कि वो मतलब नजरें नीची रखे और शर्माए। मैं खत्म कर रहा हूँ। तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें ये भी लगी कि जो सभी तमाम, जैसे मैंने कहा कि सभी कवि कैसे लिख रहे हैं, 1984 को जो एक मैं कहूँगा कि बहुत काला साल रहा, हरभजन सिंह इसको कैसे देख रहे हैं और दूसरे कवि कैसे देख रहे हैं। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है 31 अक्टूबर 1984 को, तो चोला टाकिया वाला में एक पंक्ति है, 31 अक्टूबर 1984 कविता की पराजय का दिन है। भक्तों, संतों, सूफियों ने ईश भावना का जो शांत अद्वैत चित्र सदियों से लोक मानस में बसाने का प्रयास किया, वह चौराहों पर चारों ओर बिखरा हुआ था, खुलकर लहूलुहा। अब आप देखिए 31 अक्टूबर 1984 इस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लेकिन 6 जून 1984 को दरबार साहब पे अटैक हुआ और यह भी सिखों के लिए एक बहुत ज्यादा रोष भरा एक कारण था कि उनके गुरु साहब पर आक्रमण हो रहा है। तब उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि कविता की हत्या हो रही है। अब देखिए ना, मतलब हिंसा के बदले जब प्रतिहिंसा हो रही है, जिसे महात्मा गांधी भी कहते हैं कि आंख के बदले जो आंख है वो पूरी मानवता को अंधा कर देती है। तो जब उन्हें यह दिखा कि 31 अक्टूबर को इंदिरा की हत्या होती है तो उन्हें लगा कि इस दिन कविता की भी हत्या होती है। और आगे वो लिखते हैं कि कविता का आनंद लेना अलग बात है और कविता को जीना अलग बात है। शब्दों का लिखा काव्य बिंब जीवन पद्धति नहीं बन सका। मुझे लगा यह दुनिया मेरे जीवन योग्य नहीं है। तो देखिए कवि उस हिंसा की प्रतिहिंसा से इतना हताश हुआ कि उसने कविता की मृत्यु की घोषणा करी। उन्होंने 83 साल 2 महीने 3 दिन का भरपूर जीवन जिया और इतना सब कुछ झेलने के बाद, जितने कहा उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, वो अपने अंतिम कविता में लिख रहे हैं, मानस जन्म दोबारा पावा, एयो देश पंजाब चावा, वृक्ष निपत्रे ते चंद्रा पंछी, ओयो गीत भी गोचे दे गावा। मतलब मैं मानस जन्म फिर से लूंगा इतना दुख सहने के बाद, लेकिन तब भी मैं पंजाब में लूंगा। और अंत में मैं ये कहूंगा कि समय की गति चाहे जो भी हो, पर रचनाकार सदैव इसका अतिक्रमण करता है। और नहीं, मैं नहीं कर रहा। और यह उनकी भाव दृष्टि और वर्तमान घट पाठ करेंगे। और उनकी एक अंतिम कविता है, बस इसे कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगी। और मुझे लगता है कि यह कविता इस हॉल में बैठे हुए तमाम हम लोगों के लिए एक प्रश्न है। पंजाबी में छोटी सी कविता है, जाले जाले जाले, मतलब जाले हैं हर तरफ, पौना से पानी विच आए उड़दे रुड़दे जाले।
पवन और पानी में उड़ते और तैरते जाले ही आ रहे हैं। अखा मिट्टी अन्या वांगू रोजगार में जाइए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम आंखें अपनी बंद करके रोजगारों की तरफ जा रहे हैं। उन दिखे अनदिखे किते नेड़े थे उजाले, मतलब हम अपनी आंखें बंद करके अंधों की तरह अपने रोजगारों पर जा रहे हैं और हमने कुल मिलाकर उजालों और अंधेरों को देखा और अनदेखा कर दिया। तो ये बात बहुत प्रासंगिक है और मुझे लगता है हमें उजालों को और अंधेरों को अलग अलग देखने की जरूरत करनी चाहिए, तभी इस तरह के आयोजनों का और साहित्य के लेखन का, उसे पढ़ने का एक उद्देश्य सफल है। शुक्रिया। कुमार मंगलम 2:30 बजे खत्म हो रहा है, तो अब इसमें से मैं और कुमार मंगलम 2 रह गए हैं। जिसको जितना समय लेगा हम ले सकते हैं। उपस्थित आप सभी और सम्मानित भूमिका के बगैर आचार्य रामकृष्ण शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखते हुए जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के कारणों को राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के रूप में देखते हैं। हरभजन सिंह की कविताओं का, उनकी कविताओं को पढ़ते हुए जो उनका मूल प्रतिपाद्य मुझे प्रतीत हुआ वो यही चीज, ये 4 कारण राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक जो तत्व हैं, जो जनता की चित्तवृत्तियों को परिवर्तित करने के मूल कारण के रूप में लगते हैं आचार्य शुक्ल को, वही इनकी कविताओं का बात मुझे लगा। दरअसल किसी भी कविता के लिए श्रम, करुणा और सौंदर्य कविता होने का आवश्यक निकष है। आचार्य शुक्ल जिस कविकर्म की कठिनता को हमारे वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण के चढ़ते जाने के रूप में चिन्हते हैं, वह श्रम, करुणा और सौंदर्य के समायोजन पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारे समय में श्रम की महत्ता कम होगी, वैसे वैसे मनुष्य की करुणा से दूरी होगी और कविता और सौंदर्य की दूरी कविता के लिए बाधक बनेगी और मनुष्यता के लिए भी। कवि का दायित्व समाज के देखे अनदेखे अनुभवों के वस्तु सत्य को उद्घाटित करने और मनुष्य के कोमलतम भाव के संरक्षण का होता है, और वह इसे ही विवेक की कसौटी पर और हृदय की नमी के साथ कविता में रूपायित करता है। वह अनेक जीवन स्थितियों का संधान करते हुए जीवन और मृत्यु, भय और उत्साह को अपनी कविता में रचता चला चलता है। हरभजन सिंह जी इसे दर्ज करते हैं। दरअसल मेरी पूरी बातचीत का जो आधार है वो रुकते ऋषि का है, और इस लंबी कविता को मैं एक दार्शनिक प्रकृति के रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वे लिखते हैं, दुनिया में सब कड़वा है, खाली प्याला अपनी मर्जी से कोई नहीं पीता है। हरभजन सिंह ने आदर्श और यथार्थ, विचार और तथ्य के बीच के तनाव और यथार्थ बेचैनी को जमीन दी है। एक चुप उनकी कविताओं में सामाजिक सोच के प्रतिपक्ष के रूप में मौजूद रहा है। यह चुप एक बेचैन मानस तत्व की निर्मिति करता है, जिसकी अनुभूति उनके पाठकों तक पहुंचती है। और दफ्तर के हमलोगी 1 मिनट मौन का नियम निभा देते हैं। हमारा साथी चला गया छटनी से पहले, मृत्यु असामयिक है, उसके लिए हमारे लिए आओ 1 मिनट के लिए सोना सो मनाए, चुप कर जाए। हरभजन सिंह दर्ज करते हैं। हरभजन सिंह की कविताएं निर्वैयक्तिकता की एक बड़ी कड़ी है। वे पंजाबी कविता में दर्शन और रहस्य के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। उनके विशद रचनाशीलता से पंजाबी लोक जीवन द्रव्य पाता रहा है। वे अपनी रचनाओं में मानवीयता को बेहतर आयाम देने और चिंतन में आधुनिकता के हिमायती रहे। यही वजह है कि उनकी रचनाओं में जीवन के चिंतन परक एवं दार्शनिक अर्थों के गुणसूत्र बिखरे थे। मृत्युयोग से लेकर जीवन बोध की उदार कामना से भरी ये कविताएं हमारी चेतना की सहयात्री हैं। रुख और ऋषि में अभिव्यक्त दार्शनिक एवं भारतीय मन के साथ साथ सामाजिक तनाव और उसका विद्रूप यथार्थ भी अभिव्यक्ति पाता रहा है। वे अपनी कविताओं में भारतीय चिंतन परंपरा के उन सवालों को संबोधित करते हैं जो जीवन को सहजता और सफलता की ओर उन्मुख करती है, और इस प्रक्रिया में वे कविता को दर्शन के बराबर स्थापित करते हैं, अथवा उनकी कविताओं की चिंता में यह दार्शनिकता अपने नए अर्थ एवं संरचना को प्राप्त कर लेती है। रोग, जरा और मृत्यु का भय मानव मन की प्रारंभिक चिंताएं नहीं है। यह सदियों पुरानी खोज रही है कि क्या इनसे मुक्ति संभव है।
भारतीय चिंतन परंपरा के आस्तिक और नास्तिक दोनों ही दर्शनों की चिंता साझी रही है। एक वो आस्तिक